नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल वर्काल चक्रा में। मित्रों, आज हम गुरु पूर्णिमा सीरीज में सब आज एक बहुत ही सुंदर विषय ले रहे हैं। इस विषय पर बहुत बढ़िया डिटेल्ड जानकारी देने के लिए हमारे मध्य में बैठे हैं ललित नारंग जी। ललित जी एक बहुत ही विलक्षण ज्योतिष हैं, साथ ही वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और मेरा सौभाग्य है कि मेरे स्टूडेंट्स में सारे ज्यादातर हाईली एजुकेटेड लोग हैं। ये लोग सभी के सभी ज्योतिष के भी बहुत ही पारंगत हैं। तो आप आज सभी उनसे एक बहुत ही सुंदर विषय के बारे में जानेंगे और वो आपके लिए बहुत उपयोगी है। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूँ। ललित जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर। हम लोग गुरु पूर्णिमा उत्सव के रूप में मना रहे हैं। हम लोग इस श्रृंखला में पहले कुछ वीडियोस बना चुके हैं जिसमें दीपा जी ने, मंजू जी ने, उत्तरा जी ने गुरु पूर्णिमा के इम्पोर्टेंस को बहुत अच्छे से हम लोगों को बताया है। हम उसी बात को ध्यान में रखकर आगे बढ़ते हैं और मैं सबसे पहले पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान शिव का ध्यान करता हूँ और उसके बाद मैं अपने इष्ट श्री रामदूत भगवान श्री हनुमान जी का ध्यान करता हूँ और उनकी स्तुति करता हूँ। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। उसके बाद मैं अपने गुरु श्री दीपक तनेजा जी का ध्यान करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, उनसे आज्ञा लेता हूँ और श्री गुरु स्तवन करता हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादिलक्षयम एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वधी साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम च मम देव देव। मैं अपने गुरु श्री दीपक तनेजा जी को प्रणाम करता हूँ और उनसे आज्ञा लेता हूँ आगे बढ़ने की। तो सर हमने ये देखा है कि बिजनेस प्रोफेशन और जॉब के ऊपर बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, बहुत सारा इस सब्जेक्ट को अलग-अलग तरीके से हम लोगों को देखने को मिलता है, पर समहाउ मैंने ये देखा कि इसमें कंप्लीटनेस नहीं मिल रही है। हम लोग अलग-अलग हिस्सों में इस चीज को देख रहे हैं। तो मेरा ये प्रयास है इस गुरु पूर्णिमा पर जो आपने हमें अवसर दिया किसी एक विषय के ऊपर बात करने का, तो जो ये विषय है बिजनेस प्रोफेशन और जॉब, तो इस विषय के ऊपर मेरा ये प्रयास है कि मैं एक इसको वृहद रूप से या इसको कंप्लीट रूप से अलग अलग सेगमेंट के थ्रू बता पाऊं। तो इस विषय को जब मैंने उठाया तो मुझे लगा कि इसमें दो मेजर एरियाज हैं जहां पर हमें देखना चाहिए, या हम देखते भी हैं। एक तो है शनिदेव और दूसरे हैं 10वां भाव। दोनों ही कर्म के बारे में बात करते हैं। कर्म अपने आप में इतना बड़ा है, इतने सारे एस्पेक्ट्स हैं कर्म को लेकर जब हम कर्म के निर्वहन की बात करते हैं। लेकिन हम लोग जब यदि हम उस पूरे विषय के बारे में बात करने जाएंगे तो शायद से हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होगा उस विषय के बारे में इतना डिटेल्ड रूप में कवर करना। तो इसलिए हम लोग केवल उसको आजीविका से संबंधित कर्मों का निर्वाहन, हम लोग केवल उसी विषय को यहाँ पर हम लोग एड्रेस करेंगे। इसीलिए इस जो है सब्जेक्ट को मैंने कर्मा एस्ट्रोलॉजी बोल दिया। तो इसलिए मेरा ये प्रयास है कि इस विषय के ऊपर हम लोग एक व्यापक रूप से जब हम कर्मों के निर्वहन, आजीविका संबंधित कर्मों के निर्वहन की बात करते हैं, तो उसको हम एड्रेस कर पाए।
तो इस विषय को हमने एक मोटा-मोटा 4 भागों में विभाजित किया है। पहला, हम बोलते हैं कि हम जब इस विषय के बारे में बात करेंगे, तो हम बोलते हैं बिज़नेस, प्रोफ़ेशन या जॉब। इसके बारे में हम लोग एक बेसिक क्राइटेरिया, एक सेगमेंट हमने बनाया कि हम बताएँगे कि ये एक बेसिक क्राइटेरिया क्या है। जब हम इसको एक ब्रॉडली इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि हमें चार्ट के अंदर क्या-क्या देखना चाहिए। दूसरे सेगमेंट में हम देखेंगे कि एक व्यक्ति को, नेटिव को बिज़नेस, प्रोफ़ेशन या नौकरी, उसके चार्ट के हिसाब से क्या चूज़ करना चाहिए? क्या वो बिज़नेस के लिए उपयुक्त है, प्रोफ़ेशन के लिए उपयुक्त है या फिर नौकरी के लिए उपयुक्त है? तीसरे हिस्से में हमने ये समझने की कोशिश की कि यदि बिज़नेस या प्रोफ़ेशन या नौकरी, इसमें से जब हम चूज़ कर लेते हैं कि हमें बिज़नेस या प्रोफ़ेशन में जाना है या नौकरी में जाना है, तो कौन से एरिया में जाना है? हमारा चार्ट हमें क्या बताता है कि हमें किस एरिया को चूज़ करने में सफलता मिलने के चांसेस अधिक हैं। और चौथे हिस्से में मैंने ये कोशिश की है समझने की कि किस तरह के इश्यूज़ आते हैं हमारी डे टू डे बेसिस में वर्क लाइफ। जब हम बिसाइड्स कि हम लोग उस एरिया को चूज़ कर लेते हैं कि जो हमारा चार्ट हमें बता रहा है, फिर भी हम ये देखते हैं कि हम कहीं न कहीं, कुछ न कुछ इश्यूज़ के साथ डे टू डे बेसिस पे डील करते हैं। तो वो इश्यूज़ क्यों आते हैं और हमें उनका उनके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इस तरह से हमने इस पूरे अ, विषय को 4 सेगमेंट्स में डिवाइड किया। तो हम पहले सेगमेंट की तरफ जब जाते हैं, हम ये बोलते हैं कि बेसिक क्राइटेरिया क्या है? बेसिक क्राइटेरिया को समझने के लिए हमारा चार्ट बेसिकली हमारे को ये बताता है कि हमें क्या चूज़ करना चाहिए, बिज़नेस चूज़ करना चाहिए, प्रोफ़ेशन चूज़ करना चाहिए या नौकरी चूज़ करना चाहिए। इसके पहले मैं एक इस बात को रखने से पहले या इस बात को एस्ट्रोलॉजिकली आगे बढ़ने से पहले, मैं एक सामान्यतः हमारे समाज की, हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर अ, क्या प्रेफ़रेंसेस हैं, उसके बारे में एक बात करना चाहता हूँ। देखिए, हमारा जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट है, वो उस वहाँ पर अगर हम देखें तो लोग नौकरी को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। जबकि यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या अमेरिका जैसे देश हैं, वहाँ पर बिज़नेस को लोग ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। वहाँ पर जो है स स्वयं उद्यम जो होता है, उसको ज़्यादा समाज के अंदर मान्यता है, इज़्ज़त दी जाती है, जबकि हमारे यहाँ पर नौकरी को ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। या हम कहें कि सामान्य वर्ग जो है, लार्ज स्केल के ऊपर देखें, तो नौकरी को ज़्यादा प्रेफ़र करता है। हाँ, मतलब इसमें भी कुछ एक सेगमेंट्स हैं, जैसे गुजरात वगैरह के अगर क्षेत्र की तरफ जाओ, तो वहाँ पर लोग बिज़नेस को प्रेफ़र करेंगे, जबकि बिहार, बंगाल की तरफ जाओ, तो वहाँ पर सरकारी नौकरी को ज़्यादा प्रेफ़रेंस लोग देते हैं। पर ओवरऑल बेसिस पे हाँ, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, तो हम नौकरी को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं और इस बात को समझने के लिए मुझे लगता है कि हमको ये समझना चाहिए कि ऐसा क्यों है? तो जब हमने देखा कि हम आज़ादी के समय के बाद से मिड 90s तक एक बहुत लंबा समय था, जब सरकार ने बिज़नेस करने के लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रख दी थी। जब भी कोई आदमी बिज़नेस करता था, उसको तरह-तरह के लाइसेंसेस की रिक्वायरमेंट होती थी। ट्रेड लाइसेंस है, लेबर लाइसेंस है, मशीनों को चलाने के लिए लाइसेंस है। तरह-तरह के लाइसेंसेस की रिक्वायरमेंट थी। तो उस समय बिज़नेस को चलाना बड़ा मुश्किल था। उस समय को लोग लाइसेंस राज भी बोलते थे। तो उस समय जब बिज़नेस को चलाना इतना मुश्किल था, तो लोगों को लगा कि नौकरी करना ज़्यादा सुगम है। तो लोगों का इंक्लिनेशन जो है वो नौकरी की तरफ बढ़ा और इतने लंबे समय तक लोग नौकरियों की तरफ इंक्लिनेशन होता गया, तो ज़ाहिर-सी बात है एक टेंडेंसी बन गई कि जॉब इज़ गुड। वहाँ पर आपको पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, वहाँ पर केवल आपको अपनी सेवाएँ देनी है और उसके बदले में आपको पैसा मिलता था। दूसरा दूसरा ये है कि हमारे समाज में शुरू से ही सिक्योरिटी सिस्टम, सोशल सिक्योरिटी सिस्टम कभी रहा नहीं है। विदेशों में यदि हम देखें तो वहाँ पर बेरोज़गारी भत्ता या फिर चिकित्सकीय सुविधाएँ, ये सब चीज़ें जो है सरकार ने उपलब्ध कराई हैं नागरिकों को। तो उनको लगता है कि यदि उनका बिज़नेस टिक नहीं करता है, तो भी अगर कल को देर-सवेर कोई ज़रूरत पड़ती है, तो वो लोगों को सुविधाएँ मिल जाएँगी। लेकिन हमारे समाज के अंदर ये एक शुरू से दिक्कत रही है कि
जो है सोशल सिक्योरिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं रहा है, तो लोगों को अपनी सेविंग्स करना है, एक नियमित रूप से एक जो कैश फ्लो है वो मंथ ऑन मंथ आता रहे, तो उसके बाद जो है लोग उसको लेके अपनी सेविंग्स करें और अपनी सिक्योरिटी सिस्टम को खुद डेवलप करें। तो इस तरह की मानसिकता की वजह से। दूसरा, अब यहीं पर उस समय सरकारी नौकरियां जो थी वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सेफ्टी मैकेनिज्म प्रोवाइड करती थी, जिसमें लोगों को एक नियमित समय तक काम करना है, कि सुबह एक समय से शुरू होकर शाम को एक समय तक चलता था। उनके पास प्रोविडेंट फंड की फैसिलिटी थी, उसके पास मेडिकल फैसिलिटी सरकारी नौकरी प्रोवाइड करती थी, तो लोगों का रुझान सरकारी नौकरी की तरफ भी बहुत ज्यादा रहा है। तो ओवरऑल बेसिस के ऊपर हम ये देखते हैं कि हमारा जो समाज है, जो भारतीय समाज है, वहां पर रुझान ज्यादातर नौकरियों की तरफ ही रहा है। आज के समय में हालांकि हम लोग ये नोटिस करते हैं कि देयर आर फर्दर डेवलपमेंट्स, जब सरकार ने कुछ नए नियम बनाए, जैसे एमएसएमई लेके आया, स्टार्टअप्स लेके आया, जहां पर टैक्स एग्जम्पशंस है, तो वहां पर लोगों को इंक्लाइन किया कि अपना उद्यम शुरू करो, जिससे हम अपने देश को और अपने राष्ट्र का विकास करने में हम लोग ज्यादा योगदान दे पाए। तो ये हम जब इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं और अब हम इसको एस्ट्रोलॉजिकली समझते हैं, कि हमें एक चार्ट को वृहद रूप से एक ब्रॉडली जब देखना चाहिए, तो हमें कैसे देखना चाहिए कि हम क्या-क्या एरियाज को पिक करें, एक बिजनेस प्रोफेशन या फिर नौकरी को या फिर आजीविका निर्वाहन से संबंधित सारे एस्पेक्ट्स को समझने के लिए। तो सबसे पहले हमें 10th हाउस को देखना है, जो कि कर्म का भाव है। फिर हमें शनि देव को देखना है, जो कि कर्म कारका है, जो हमें अनुशासन की बात करवाते हैं, क्योंकि अनुशासन जो है किसी भी, चाहे वो नौकरी हो या बिजनेस हो, अनुशासन की हमें सबसे अधिक आवश्यकता होती है। फिर हम देखते हैं कि दूसरा भाव जो कि हमारे संचित धन का भाव है। फिर हम तीसरा भाव देखते हैं जो कि हमारी इच्छाओं का या फिर हमारे एफर्ट्स का, हमारे परिश्रम का, हमारे इनिशिएटिव्स का, जो हम नए इनिशिएटिव लेते हैं उसका भाव है। छठा हाउस जो हम नौकर और नौकरी का भाव है। सातवां भाव जो कि बिजनेस का, पार्टनरशिप का या फिर हर वो व्यक्ति जिससे नेटिव इंटरेक्ट करता है उसका भाव है। हम लोग 9वें भाव की बात करते हैं जो कि भाग्य का भाव है। 11वां भाव जो कि हमारा इनकम और गेन या लाभ की बात करता है। हम जो है उसके बाद मरकरी को देखते हैं। मरकरी जो है हमारा ट्रेड, फाइनेंस, नॉलेज, बिहेवियर या फिर हमारी डिस्क्रिमिनेशन एबिलिटीज। डिस्क्रिमिनेशन एबिलिटीज अपने आप में एक बहुत बड़ा एरिया है, जो हम आगे वाली स्लाइड्स के अंदर जिसके बारे में और बात करेंगे। हम जुपिटर की बात करते हैं। जुपिटर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अंदर जुपिटर को जीव कारका के रूप में देखा गया है। तो नेटिव को हम जुपिटर के रूप में देखते हैं। जुपिटर हमारी प्रोस्पेरिटी की बात करता है, हमारे भाग्य की बात करता है, या फिर हर बड़ी चीज के बारे में हम जुपिटर को देखते हैं। और फिर हम वीनस की बात करते हैं जो कि हमारे वेल्थ के बारे में बताता है। यहाँ पर लग्न और लग्ना लॉर्ड सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लग्ना और लग्ना लॉर्ड स्वयं जातक के पर्सनैलिटी के बारे में बात करता है, उसके पोटेंशियल के बारे में बात करता है। जो जातक जिसे इस कर्मों का निर्वाहन करना है उसके बारे में बात करता है, तो हमें लग्ना और लग्ना लॉर्ड को देखना सबसे ज्यादा जरूरी है। एक छोटा सा सब्जेक्ट और है, विषय और है जिसके बारे में मैं और बात करना चाहता हूँ, कि इसके अंदर जब हम चार्ट को देखते हैं तो मुख्यतः हम 4 त्रिकोण की बात करते हैं। एक धर्म त्रिकोण है, एक अर्थ त्रिकोण है, एक काम त्रिकोण है और एक मोक्ष त्रिकोण है। धर्म त्रिकोण हम जब देखते हैं तो हम पहले 5वें और 9वें भाव को देखते हैं। अर्थ त्रिकोण के लिए हम 2, 6, 10 को देखते हैं। काम त्रिकोण के लिए हम 3, 7, 11 को देखते हैं और मोक्ष त्रिकोण के लिए हम 4, 8, 12 को देखते हैं। मुख्यतः क्या, ये चार्ट के अंदर 4 त्रिकोण ही होते हैं। लेकिन जब हम कर्मा की बात करते हैं, जब हम जीविका निर्वाहन की बात करते हैं, तो हम 2 त्रिकोण, एक अर्थ त्रिकोण और एक काम त्रिकोण, इन 2 त्रिकोण की बात करते हैं। अर्थ त्रिकोण में 2, 6, 10 और काम त्रिकोण में 3, 7, 11। हम इन 6 भावों की चर्चा करते हैं। इन 6 भावों में हम तीसरा, छठा, 7वां और 10वां, ये 4 भाव जो हैं, ये हमारे परिश्रम को, हमारे एफर्ट्स को दिखाते हैं। जबकि दूसरा और 11वां भाव जो कि हमारे इन एफर्ट्स के रिजल्ट्स को दिखाते हैं। दूसरा भाव हमारे संचित धन को और 11वां भाव हमारे लाभ को,
हमारी इनकम को, हमारी इच्छा पूर्ति को दिखाता है। जब हम 3, 6, 7, 10 को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, हम इनके हिसाब से अपनी परिश्रम को, हमारे अपने एफर्ट्स को डायरेक्ट कर देते हैं, तो हमारे को 2 और 7 के रूप में, 2 और 11 के रूप में उसका रिजल्ट देखने को मिलता है। हम बेसिकली जब हम ये सारा का सारा एक बेसिक स्ट्रक्चर बता रहे हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ जीविका निर्वाहन संबंधित कर्मों के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर कतई हम बाकी क्योंकि देखो, अब हम यदि हम 7वें भाव के बारे में बात करते हैं, तो 7वां भाव हमारे लाइफ पार्टनर की भाव है, राइट? हम अगर दूसरे भाव के बारे में बात करते हैं, तो ये वाणी और हमारे परिवार का विभाग है। हम ये सब के बारे में चर्चा नहीं कर रहे। हमारा जो विषय है, हम अभी उसी विषय पर फोकस करते हैं। जब हम कर्म और जीविका निर्वाहन संबंधी कर्मों के बारे में बात कर रहे हैं, तो दिस इज अ ब्रॉड काइंड ऑफ आउटलुक या ईगल व्यू हम देखते हैं कि जब हम एक चार्ट को शुरू से देखना शुरू करते हैं, तो हम इन सारे एस्पेक्ट्स की तरफ ध्यान देंगे जब हम कर्म निर्वाहन संबंधी बात करते हैं। तो अब हम उठाते हैं दूसरा सेगमेंट उठाते हैं अपना, जिसमें हम ये बोलते हैं कि हम नौकरी या फिर बिजनेस या फिर प्रोफेशन, हमारा चार्ट हमारे को कैसे बताता है कि हमारे को बिजनेस चूज करना चाहिए, प्रोफेशन चूज करना चाहिए या नौकरी चूज करना चाहिए। ये हमारा दूसरा सेगमेंट है। इस सेगमेंट को हमने पॉइंटर्स के अंदर डिवाइड किया है, जिसमें हमने ये बोला है कि हमारे को, अगर हम बेसिकली इन पॉइंट्स को देखें, तो हमारे को एक ब्रॉड आइडिया हो जाता है कि हमें बिजनेस प्रोफेशन की तरफ जाना चाहिए या नौकरी की तरफ जाना चाहिए। इस बात का ये कतई मतलब नहीं है कि हमें केवल यही पॉइंट देखने हैं, हमें पूरा का पूरा चार्ट देख लेना चाहिए। हमें पूरा का पूरा चार्ट देखना चाहिए इस चीज को समझने के लिए, बट स्टिल देयर आर सर्टेन बेसिक पॉइंट्स। अगर हम इन पॉइंट्स को देखते हैं, तो हमें जाहिर सी बात है कि कुछ मदद मिल जाती है इस चीज को समझने के लिए कि इस नेटिव के लिए क्या उपयुक्त है, बिजनेस उपयुक्त है, प्रोफेशन उपयुक्त है या फिर नौकरी उपयुक्त है। अब सबसे पहला पॉइंट है लगना या लगना लॉर्ड। तो हम इस बात को शुरू करने से पहले जब भी कोई चार्ट उठाएंगे, तो ये देखेंगे कि नेटिव कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसका व्यवहार नेचर कैसा है, उसके अंदर कितनी पॉसिबिलिटीज है, कितना पोटेंशियल है, क्या उसके अंदर एबिलिटी है कि वो परफॉर्म कर पाएगा या नहीं परफॉर्म कर पाएगा, उसकी एस्पिरेशंस कैसी हैं, या फिर वो किसी चीज के बारे में जब डिटरमिन कर लेगा, तो उस चीज को अचीव कर लेगा या नहीं कर लेगा। इन चीजों को समझने के लिए, हमें उस नेटिव की पूरी पर्सनैलिटी को समझने के लिए, हमें लगना और लगना लोड का विश्लेषण करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम नेटिव को समझते हैं, तब हमें लगना और लगना लोड को देखते हैं, तो हम क्या सारी चीजें देखते हैं। हम देखते हैं कि लगना में कौन सी राशि बनी हुई है, लगना के अंदर कौन से ग्रह हैं, लगना कौन से नक्षत्र के अंदर है, लगना के ऊपर कौन से ग्रहों की दृष्टि है, लगना लोड कौन से भाव के अंदर है, क्या वो कमजोर है या फिर स्ट्रांग है। उसके अलावा हम ये देखते हैं कि हमारा चंद्रमा कहाँ पर स्थित है, ताकि हम ये जान पाए कि हमारी मानसिकता क्या है। जब हम ये पूरी की पूरी चीज हम लोग एक साथ देखते हैं, तो हमें पर्सनैलिटी का पता चलता है। यहाँ पर हम लोग इन सारे सब्जेक्ट्स को कवर करने पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो हम लोग एक मेजर एरिया जो कि सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है, वो है कि लग्न के अंदर कौन सी राशि बनी हुई है। इसके थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या नेटिव नौकरी करने के लिए उचित है, बिजनेस करने के लिए उचित है, या फिर वो दोनों में से किसी भी लाइन में जा सकता है। इसी बात को अगर हम ये देखें कि जैसे यदि हम लग्न में मान लो मेष राशि है या सिंह राशि है, और उसके ऊपर सूर्य का या फिर गुरु का प्रभाव है, तो ये ज्यादा चांसेस है कि नेटिव जो है वो नौकरी प्रेफर नहीं करके बिजनेस को प्रेफर करेगा, या फिर बहुत बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन को प्रेफर करेगा, जहां पर मिनिमल सुपरविजन होगा। अब हम जो है लग्न को राशियों के अनुसार देखना शुरू करते हैं कि राशियों का स्वभाव कैसा है, जिससे हमको एक ब्रॉडली आइडिया होगा कि आदमी जो लग्न है, जो नेटिव है, वो कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है। तो हम उससे हम लोग ये जो है एक आइडिया लगा पाएंगे कि वो उसको नौकरी करनी चाहिए या फिर बिजनेस करना चाहिए। सबसे पहले मेष लग्न एरीज। एरीज
राशि जब लग्न के अंदर बनी हुई होती है, तो जो नेटिव है उसका स्वभाव कैसा होता है? वो एक जल्दबाज करने की प्रवृत्ति होती है उसके अंदर। वो एक लीडरशिप क्वालिटीज़, इनबिल्ट लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं उसके अंदर। जब वो लोगों को साथ लेकर चलने की क्षमता होती है, वो इनिशिएटिव लेता है, नए-नए रिस्क ले सकता है, जो कि बहुत जल्दी चलता है। और आज के समय में हम देखें तो बिज़नेस करने के लिए दीज़ आर द बेसिक क्वालिटीज़। जब वो जल्दी डिसीज़न ले, तेज़ चले, मार्केट के उतार-चढ़ाव को वो एक जल्दी से पिक करे। तो हम कहते हैं जो मेष लग्न के लोग हैं, वो ज़्यादातर चांसेस हैं कि वो बिज़नेस में सक्सेसफुल हो पाएँ। टॉरस, वृषभ लग्न एक इमूवेबल राशि है जो कि अर्धी साइन है। ये स्थिर है। जो टॉरस लग्न के जो लोग होते हैं, ये बड़े ही लेबोरियस, परिश्रमी लोग होते हैं। वो शांत रहना पसंद करते हैं। वो किसी के साथ ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते हैं, और वो उनको भी जब तक छेड़ो ना, एक आपने जैसे एक बुल को देखा है, एक सांड को देखा है कि अगर उसको आप जो है छेड़ो नहीं तो वो भी किसी को तंग नहीं करेगा। वो शांत भी नहीं बैठ सकते, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपना काम करते रहेंगे। इस तरह के लोग जो है नौकरी के लिए ज़्यादा उपयुक्त होते हैं। फिर तीसरा साइन आता है जेमिनी। ये एक ड्यूअल साइन है, वायु तत्व है। इस तरह के लोग जो हैं थोड़ा कन्फ्यूज़्ड रहते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिसीज़न मेकिंग। उनको ये लगता है कि ये करें कि ये ना करें। तो वो इसी के बीच में रहते हैं। उनको किसी न किसी व्यक्ति का सहयोग चाहिए होता है। जब कोई वो डिसीज़न ले लेते हैं, वो किसी बात के बारे में सोचते हैं कि यार ये ठीक रहेगा, और कोई व्यक्ति उनको आके ये बोल देता है कि हाँ, शाबाश ठीक है, बढ़ जाओ, ये कर लो। तो वो लोग फिर उस दिशा में बढ़ जाते हैं। तो उनको किसी न किसी का सपोर्ट चाहिए होता है, अपने डिसीज़न्स को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन उनकी जो है कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। ये एक जो है जेमिनी के जो स्वामी हैं, मरकरी, हुई उनकी भी क्वालिटी है कि वो कम्युनिकेशन स्किल्स देते हैं। वो अपनी उम्र से ज़्यादा यंग नज़र आते हैं, उनके पास नए आइडियाज़ होते हैं, क्योंकि ये एक कन्फ्यूज़न की स्टेट ऑफ माइंड वो बनती है इन यहाँ पर। तो इसलिए ये लोगों का रहता है कि ठीक है, उनको जो डायरेक्शंस मिलती हैं, वो लोग उस डायरेक्शंस को अच्छे से फ़ॉलो करें, और वो लोग नौकरी के लिए उपयुक्त हैं। चौथी राशि कैंसर। कैंसर जो है एक मूवेबल साइन है, जो वाटरी साइन है। ये लोग क्या है कि थोड़ा इमोशनल होते हैं, थोड़ा सॉफ्ट होते हैं, एक मदरली नेचर होता है जिसमें वो लोग अपने साथ वाले लोगों का ध्यान रखते हैं। पर एट द सेम टाइम ये लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, थोड़ा लेज़ी टाइप के लोग होते हैं, जो अपनी चीज़ों को हमेशा सोचते हैं ठीक है कर लूँगा, हाँ, मुझे करना है मैं कर लूँगा। तो इस तरह के से मतलब ऐसा नहीं है कि वो करते नहीं हैं, पर उनका ये एक टेंडेंसी रहती है कि वो थोड़ा-सा प्रोक्रेस्टिनेट करने की एक टेंडेंसी रहती है। ज़ाहिर-सी बात है कि जब हम ये सब राशियों के बारे में बात करते हैं, तो जब इनके ऊपर ग्रहों का प्रभाव होगा, तो थोड़ा-सा पर्सनैलिटी के अंदर चेंजेज़ आ जाएँगे, पर अभी हम मुख्यतः राशियों को समझ रहे हैं। तो इसके हिसाब से पर्सनैलिटीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, और तब ही हम ये बोलते हैं कि ये जो है व्यक्ति है, ये नेटिव नौकरी के लिए उपयुक्त है या बिज़नेस के लिए। तो यहाँ पर जब हम कैंसर की बात करेंगे, तो ये नौकरी के लिए उपयुक्त है। लियो, सिंह राशि है, ये इमूवेबल साइन है, फायरी साइन है। यहाँ पर एक अथॉरिटी हम देखते हैं कि सिंह राशि के जातक जो होते हैं वो अथॉरिटेटिव होते हैं। ये लोग लीडर होते हैं, बॉर्न लीडर होते हैं। ये लोग पावरफुल होते हैं, ये रिस्पेक्ट डिमांड करते हैं। उनकी अपीयरेंस ऐसी होती है कि लोग उनको फॉलो करना पसंद करते हैं। जब इस तरह के लोग होते हैं, ये एक बहुत बड़े वर्ग को या बहुत बड़ी टीम को साथ लेकर चलने की जब एक क्वालिटी है, मार्केट के अंदर किसी को भी अपनी बात को जब रखते हैं तो अथॉरिटी के साथ रखते हैं, तो ऐसे लोग मैं समझता हूँ कि वो बिज़नेस में ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएँगे। वर्गो, ये भी एक ड्यूल साइन है, जहाँ पर एक अर्दी एलिमेंट को हम देखते हैं। स्थिरता की बात करते हैं। यहाँ पर ये लोग इंटेलेक्ट, मतलब जब हम वर्गो, इसका मतलब इंटेलेक्चुअल, बुद्धि। यहाँ पर हम ये बात करते हैं कि ये आर्गुमेंटेटिव भी हम देख सकते हैं। फिर से मैं बात कहूँगा कि ग्रहों का प्रभाव। जब हम आर्गुमेंट की बात करते हैं, तो ये आर्गुमेंट किस तरह के आर्गुमेंट्स हैं? पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो ये फिर हमारे ग्रहों के प्रभाव से हम देख पाएँगे। पर इनके अंदर ये क्वालिटी होती है कि आर्गुमेंट्स कर पाते हैं। इसके अंदर ये क्वालिटी होती है कि ये डिस्क्रिमिनेटिव एबिलिटीज़ हैं, एनालिटिकल है। ये लोग
जब हम डिस्क्रिमिनेटिव की बात करता हूँ, मैंने जैसे भी पीछे कहा कि हम इस विषय के ऊपर और भी बताएंगे। तो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये है कि ये छोटे को कैसे ट्रीट करना है, बड़े को कैसे ट्रीट करना है, किसी जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट होता है कि आप लोगों को ट्रीट कैसे करते हो। तो इस तरह के लोग जब नौकरी में जाते हैं तो उस तरीके से आप सेट कर पाते हैं। जब आप बिजनेस में जाते हो तो वो जब इंटेलेक्ट लेवल के ऊपर डिसीजन मेकिंग होती है तो ये कर पाते हैं। तो इस तरह के लोग दोनों जगह पर सक्सेस हो पाते हैं। लिब्रा, लिब्रा यदि आप देखो तो ये एक तराजू का साइन, जहां पर एक बैलेंसिंग की बात करते हैं कि ये हर चीज को कैसे संभालना है। वो इस चीज को, वो इस विषय को या इस एरिया को अच्छे से देख पाते हैं। लिब्रा राशि के जो जातक हैं, ये लोग ट्रेड और मार्केट, ये बाजार है। जब हम लिब्रा साइन के बारे में बात करते हैं, उस जगह की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि ये तो बाजार है। जब हम तभी हम शायद से ये भी देखते हैं कि जब भी राजा सूर्य लिब्रा में बाजार में आकर खड़े होते हैं तो वो भी अपने आप को साधारण महसूस करते हैं, तो वहां पर वो नीच के हो जाते हैं। तो लिब्रा जो है वो एक बाजार है। यहाँ पर ये लोग बॉर्न व्यापारी हैं। तो इसको जो है, इस राशि के लोग बिजनेस के अंदर ज्यादा सक्सेसफुल हो पाते हैं। स्कॉर्पियो, अब आप स्कॉर्पियो को सर जो है, हम लोग जब इमेजिन करते हैं तो स्कॉर्पियो के लोग कैसे हैं? एकदम हार्ड वर्किंग, एक्सट्रीम पावरफुल। हम लोग स्कॉर्पियो को ऐसा देखते हैं कि जहां पर वो व्यक्ति यदि किसी को पसंद करता है तो बहुत ज्यादा पसंद करता है, जब किसी को नहीं पसंद करता तो बहुत ज्यादा नहीं पसंद करता। स्कॉर्पियो को हम लोग ऐसे देखते हैं जो एक ऐसी चीजें निकाल के लाते हैं जो जमीन के नीचे की चीजें हैं। स्कॉर्पियो के लोग वहां से शुरू करते हैं जहां से सब लोग खत्म कर देते हैं। इसको हम फैंटम की तरह देखते हैं जो कि राख में से निकल कर दोबारा से शुरू करता है। इतने ज्यादा कंपेटिटिव होते हैं, इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, करेजियस होते हैं। शायद से सबसे ज्यादा कंपेटिटिव राशि स्कॉर्पियो है। जब मैं, मेरा अपना पर्सनल ये मानना है कि स्कॉर्पियो की राशि सबसे ज्यादा कंपेटिटिव है यदि हम 12 राशियों की बात करते हैं तो। इस तरह के लोग जो होते हैं वो नौकरी और बिजनेस दोनों जगह पर सक्सेसफुल हो पाते हैं। अगला है सेजिटेरियस। सेजिटेरियस के लोग जो होते हैं वो भी वापस उनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज होती हैं। वो बड़े फोकस्ड होते हैं। जब वो लोग एक एम बना लेते हैं, एक उनकी मंजिल होती है, तो उस मंजिल को प्राप्त करने के प्रयास में वो फिर उनका ध्यान दाएं बाएं नहीं भटकता है। वो लोग, जैसा हम इसके साइन में देखते हैं कि वो एक फोकस है, जो एक तीर अपना लेकर जो है एक दिखाते हैं कि, तो वो जो है उस दिशा में अपना पूरे प्रयास करता है और उस जो है अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेता है। नॉर्मली ये देखा जाता है कि जो सेजिटेरियस वाले लोग हैं ये दो करियर्स भी बिल्ड कर लेते हैं। तो ऐसे लोग नौकरी और बिजनेस दोनों को साथ साथ भी चला सकते हैं। तो ये दोनों एरियाज के अंदर सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। 10वां जो हमारी राशि आती है वो कैप्रिकॉर्न है, मकर राशि। अगर आपने ध्यान दिया हो कि मगरमच्छ चाहे वो भूमि पर हो या जल में हो, वो हर जगह सरवाइव कर लेता है। तो सर्वाइवल एबिलिटीज इनके अंदर सबसे ज्यादा होती है। वो किसी भी सिचुएशन में सरवाइव कर पाते हैं, चाहे वो जमीन हो, जल हो, कहीं पर भी उनको किसी भी सिचुएशन के अंदर, किसी भी तरह की टफ सिचुएशन के अंदर आप उनको खड़ा कर दो, दे वुड बी एबल टू सरवाइव। बड़े प्रैक्टिकल लोग होते हैं वो। जब काम करते हैं या बात करते हैं तो अपने इंटरेस्ट की बात करते हैं। यहाँ पर जो है वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि समय खराब कर रहे हैं, इमोशन में जा रहे हैं। वो मारकाट, ग्राउंड ऑफ वॉर। जब हम एक कैप्रिकॉर्न राशि की बात करते हैं तो ये एक युद्ध का मैदान है। यहाँ पर जो भी आएगा उसे परफॉर्म करना। तभी हम देखते हैं कि गुरु जो हमारे एडवाइजर हैं, उनसे मतलब जो है वो ये राशि उनको पसंद नहीं करती है कि आप प्रवचन दें, क्योंकि वहां पर परफॉर्म करने की बात करती है। तो इसलिए यहाँ पर गुरु जो है वो नीचे भी हो जाते हैं। करियर ओरिएंटेड होते हैं इस तरह के लोग। तो ऐसे लोग जो हैं वो बिजनेस के अंदर डेफिनेटली सक्सेस हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है आइडियाज को इम्प्लीमेंट करते हैं ये लोग। अगली राशि है एक्वेरियस। जब हम देखते हैं एक्वेरियस का साइन कैसा है, घड़े जैसा साइन है। यहाँ पर जो है नॉलेज, ऐसे लोग जो है वो नॉलेज को गेन करना पसंद करते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो एंटीक चीजों के बड़े शौकीन होते हैं। यदि आप एक्वेरियस राशि के लोगों को देखोगे
तो उनको ऐसा रहेगा कि घर के अंदर एंटीक क्लॉक्स मिलेंगी, एंटीक चीजें मिलेंगी। वो लोग जब घड़ियां भी पहनेंगे तो एनालॉग घड़ियों को पसंद करेंगे, तो वो एंटीक चीजों को पसंद करते हैं। उनका ये रहता है कि वो जो है ज्ञान इकट्ठा करें, उनके अंदर बहुत ज्ञान होता है। ये लोग सर्विस ओरिएंटेड होते हैं, तो ऐसे लोग नौकरी के अंदर ज्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद हमारा जो 12वां साइन है वो पाइसिस है। पाइसिस, यदि आप उसका साइन देखोगे, एक बड़ी मछली है और एक छोटी मछली है। जो छोटी मछली है वो बड़ी मछली को फॉलो करती है, तो दे आर काइंड ऑफ फॉलोअर्स। वो साइकिक एबिलिटीज होती हैं उनके अंदर। स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं हम, जब हम पाइसिस पे जाते हैं, तो जब लोग पाइसिस वाले लोग होते हैं, अगर उनको फॉलो करना होता है तो वो आसानी से फॉलो कर पाते हैं। हम नौकरियों के अंदर यही देखते हैं कि हमारे जो है एक मैनेजर हैं, हमारे बॉस हैं, वो भी यही पसंद करते हैं, वो हमें फॉलो करें। जब वो डायरेक्शंस देते हैं तो उन्हीं डायरेक्शंस को फॉलो करें। तो इस तरह के लोग नौकरियों में ज्यादा सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो इस तरह से हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये राशियां किसी के लग्न में बनी हुई हैं, तो वो नौकरी को ज्यादा पसंद करते हैं या फिर बिजनेस को ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं हम चार्ट में ये देखते हैं कि छठा हाउस स्ट्रांग है, सातवां हाउस स्ट्रांग है, या फिर तीसरा हाउस स्ट्रांग है। छठा हाउस हमारी नौकरी से संबंधित है, सातवां हाउस हमारे बिजनेस पार्टनरशिप से संबंधित है, और तीसरा हाउस हमारे एफर्ट से, हमारी इंडिपेंडेंट कंसल्टेंसी से संबंधित है। हम ये देखते हैं कि इन तीनों हाउसेस के अंदर सबसे स्ट्रांग हाउस कैसे है। सबसे स्ट्रांग हाउस हम कैसे देखते हैं कि हम देखेंगे उसके ऊपर कौन से ग्रहों का प्रभाव है। वो पाप कर्तरी में है, शुभ कर्तरी में है, मित्र कर्तरी के अंदर है वो भाव, या फिर उस भाव के अंदर कौन से ग्रह विद्यमान है, उन ग्रहों की दशाएं कैसी चल रही हैं। तो हम जब ये सारी चीजों को इकट्ठा करके देखते हैं, तो हम ये देखते हैं, यदि छठा भाव सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, तो ज्यादा चांसेस हैं कि नेटिव नौकरी पसंद करता है। सातवां भाव सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, तो नेटिव बिजनेस में जाना पसंद करता है। और यदि तीसरा भाव ज्यादा स्ट्रांग है, तो ज्यादा चांसेस हैं कि नेटिव इंडिपेंडेंट कंसल्टेंसी में या एडवाइजरी में जाना पसंद करेगा। तो ये एक पॉइंट है जो हमें एक चार्ट पर देख लेना चाहिए। मैं वापस बोल रहा हूँ कि छठा भाव स्ट्रांग है, तो इसका मतलब देयर आर अदर सिग्निफिकेटर्स ऑफ सिक्स्थ हाउस एज वेल, जिसमें हम रोग रिपू ऋण की बात करते हैं, हम कंपटीशन में सक्सेस होने की बात करते हैं। तो हम उन सब की बात यहाँ पर नहीं कर रहे। हमारा फोकस सिर्फ बिजनेस प्रोफेशन या जॉब में से किसी एक एरिया को चूज करने से रिलेटेड है। तो यदि छठा भाव स्ट्रांग है, तो ज्यादातर चांसेस यही है कि नेटिव बिजनेस को प्रेफर ना करके नौकरी को प्रेफर करेगा। फिर हम अगला पॉइंट देखते हैं कि मरकरी, चार्ट के अंदर मरकरी कैसा है। मरकरी जो है ट्रेड, मरकरी का एक सिग्निफिकेटर है ट्रेड, व्यापार। मरकरी यदि चार्ट के अंदर अकेला है, और स्पेशली जब वो सन से आगे है। हम सभी को पता है कि मरकरी जो है वो सन से 28 डिग्री के डिस्टेंस पे रहता है, सन के आसपास ही रहते हैं मरकरी। लेकिन जब वो चार्ट के अंदर सन से आगे निकल जाते हैं, और स्पेशली जब वो अकेले किसी हाउस के अंदर बैठे होते हैं, तो जो नेटिव है वो एक इंडिपेंडेंट विचारों वाला बन जाता है। मरकरी एक इंडिपेंडेंट थॉट्स देता है नेटिव को। तो यहाँ पर वो जो है बिजनेस को प्रेफर करते हैं। और यदि नौकरी में भी होते हैं, तभी भी उनके दिमाग में बैक टू बैक चलता रहता है कि यार कुछ ना कुछ बिजनेस शुरू कर लेते हैं। तो मरकरी इंडिपेंडेंटली इस तरह की थॉट्स जो है वो नेटिव को देता है, और नेटिव एट टाइम्स अपना बिजनेस शुरू भी करते हैं। फिर वही आती है बात कि नेटिव का बिजनेस सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, बिजनेस को जो है वो नई ऊंचाइयों तक ले जा पाएगा या नहीं ले जा पाएगा। वो डिपेंड करता है कि भाई वो मरकरी कैसा प्लेस्ड है। मरकरी बहुत अच्छा है, अच्छी राशियों में है, मरकरी के ऊपर प्रभाव कैसा है। और फिर वही बात है कि हमारे को पूरा चार्ट देख लेना चाहिए। हम किसी भी एक पॉइंट के बेसिस के ऊपर हम लोग इस तरह से डिसीजन नहीं कर पाते। हाँ, ये बेसिक पॉइंट्स है, ये जरूर रखने चाहिए। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो अगला पॉइंट ये है कि हमारे को ये देख लेना चाहिए कि इस चार्ट के अंदर, कोई भी जब हम चार्ट उठाते हैं, कि ज्यादातर प्लैनेट्स चार्ट के अंदर कहां पर प्लेस्ड है। यदि हम एक चार्ट को दो भागों में विभाजित कर दें, एक सीधी रेखा खींच दें पहले से और सातवें भाव के बीच में, तो हम देखते हैं कि एक तरफ भाव 2 3 4 5 6, और दूसरी तरफ 8 9 10 11 12, ये दो तरीके से हो गए। यदि ज्यादातर प्लैनेट हमारे 2 से 6 के बीच में है, तो
हम ये मानते हैं कि ये एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर देखा गया है कि ऐसे लोगों का नाम नहीं होता। ये लोग जब ग्रो करते हैं तो एक शेल्टर के नीचे ग्रो करते हैं। और दूसरी तरफ अगर ज्यादातर प्लेनेट 8, 9, 10, 11, 12 में होते हैं तो उनका नाम होता है। वो लोग जो है जब वो लोग अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो वो एक ब्रांड एस्टेब्लिश करते हैं। जब हम ब्रांड एस्टेब्लिशमेंट करने की बात करते हैं, नाम की बात करते हैं, तो हम बोलते हैं कि वो इंडिपेंडेंट बिजनेस में जाएंगे, तब जाके उनका नाम होगा। या फिर हम इस तरह की नौकरियों की बात करते हैं जो कि बहुत हायर लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव काइंड ऑफ जॉब्स होती हैं, जहां पर सुपरविजन की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, जहां पर नाम होता है। दूसरी तरफ हम जब 2, 3, 4, 5, 6 तक के भावों की बात करते हैं, तो वहां पर जब एक शेल्टर के नीचे ग्रोथ करने की बात करते हैं, जहां पर नाम नहीं होता, तो इस तरह के नेटिव्स जो है वो नौकरी को ज्यादा प्रेफर करते हैं। और आखिरी पॉइंट इस सेगमेंट के अंदर है कि हमें ये देख लेना चाहिए कि 10वें भाव की स्थिति कैसी है। यदि लग्न लॉर्ड 10वें भाव में स्थित है, या फिर 10वां भाव का जो स्वामी है वो लग्न में स्थित है, और एक अच्छे जुपिटर की दृष्टि 10वें भाव के ऊपर है। जब मैं अच्छे जुपिटर की बात करता हूं तो मैं ये देखता हूं कि जुपिटर की खुद की स्थिति कैसी है। जुपिटर क्या कमजोर अवस्था में, जुपिटर जो है वो अकारक तो नहीं है। तो जब हम देखते हैं जुपिटर की दृष्टि है, लग्न लॉर्ड 10वें भाव में स्थित है, या फिर 10वें भाव का स्वामी लग्न में स्थित है, तो ज्यादातर चांसेस है ऐसे नेटिव बिजनेस को प्रेफर करते हैं। तो पहले सेगमेंट में हमने ये 4 पॉइंट देखे कि ये 5 पॉइंट देखे कि अगर हम ये 4-5 पॉइंट बेसिक पॉइंट देख लेंगे तो हमारे को एक अंदाजा लग जाता है कि नेटिव बिजनेस में जाना पसंद करता है, नौकरी में जाना पसंद करता है, या फिर जो है वो प्रोफेशन को पसंद करता है। ये बेसिक पॉइंट्स हैं। हम फिर बात करते हैं कि हमें पूरा चार्ट देख लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं जो हमें चार्ट टू चार्ट बेसिस पे कंसीडर करने चाहिए। पर हाँ, अगर हम इन बेसिक पॉइंट्स को देखेंगे तो हमें एक आइडिया लग जाता है। फिर हम देखते हैं, अगर जब हम एक लेवल तक पहुंच गए कि जो है नेटिव को बिजनेस प्रेफर करना है, नौकरी प्रेफर करना है, या फिर कंसल्टेंसी प्रेफर करना है, तो हम देखेंगे कि कौन से एरिया में जाना है। देखिए, नौकरी की जब हम बात करते हैं तो नौकरी जब पहली नौकरी होती है, जो इनिशियल फेजेस होते हैं, वहां पर वाकई नेटिव के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो चूज करे इंडस्ट्री। तो उस टाइम पे प्रैक्टिकल सिचुएशन ये होती है कि उसको जहां पर भी एक पहला ब्रेक मिलता है, वो नेटिव उस नौकरी को पिक कर लेता है। फिर वो चाहे उसके चार्ट के हिसाब से हो या ना हो। बिजनेस में जाहिर सी बात है कि चूज कर सकते हैं, उसी बिजनेस के अंदर ट्रेन होते हैं, उसी बिजनेस को पिक करते हैं। लेकिन नौकरियों में आगे चलकर जब वो ग्रो करता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, डेफिनेटली जातक के पास ऑप्शंस होती हैं कि वो किस इंडस्ट्री के अंदर जाए। यहां पर एक चीज को मेंशन करना इंपॉर्टेंट है कि 10th हाउस हमारे को ये बताता है कि करियर स्टार्ट होगा या उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आएगी। लेकिन 10th हाउस का लॉर्ड है, वो ये बताता है कि करियर के अंदर स्टेबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी, उसके अंदर ग्रोथ होगी कि नहीं होगी। इसी तरीके से सैटर्न भी हमारे को ये बताता है कि करियर कैसे ग्रो करने वाला है। देखिए, किसी भी चार्ट को जब हम देखते हैं, जब हम ये देखते हैं कि उसे कौन सा एरिया पिक करना है, तो हम प्लैनेट्स की एनर्जी को देखते हैं कि अलग-अलग प्लैनेट्स हैं, सबकी अलग-अलग एनर्जीज हैं, और कौन सी एनर्जीज को जो है या हमें कौन सी दिशा में जाना चाहिए, हमें कौन से जोन में चले जाना चाहिए, ताकि हम उस दिशा के अंदर ज्यादा जो है हमारे को सक्सेस मिले। तो ये हमारे को अलग-अलग प्लैनेट्स के एनर्जीज के थ्रू ही पता चलता है। तो हम जब चार्ट देखते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम उन प्लैनेट्स की एनर्जीज को आइडेंटिफाई कर पाएं। तो जब हम ये देखते हैं कि हम कौन से प्लैनेट्स की एनर्जीज को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तो हम लोग उस दिशा के अंदर जब हम अपने प्रयास करते हैं, तो हम हमारे को सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम अलग-अलग प्लैनेट्स के साथ एसोसिएटेड बिजनेसेस, प्रोफेशन, या फिर ऐसे काम जो हमारे को वो प्लैनेट्स दे सकते हैं, यदि हम उन
को आइडेंटिफाई कर लें और उनको देखें कि वो वाले प्लैनेट्स का कंजंक्शन हमारे 10th लॉर्ड के साथ है या सैटर्न के साथ है, तो हम लोग ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो है जातक को कौन सा एरिया प्रेफर करना चाहिए। तो इसको समझने के लिए हम प्लैनेट टू प्लैनेट देखते हैं। जैसे सबसे पहला प्लैनेट है सूर्य। सूर्य यदि हमारे चार्ट के अंदर 10th लॉर्ड के साथ एसोसिएटेड कोई संबंध बना रहा है या फिर शनि के साथ संबंध बनाता है, तो ज्यादातर चांसेस हैं कि व्यक्ति मेडिकल प्रोफेशन में, डॉक्टर्स के प्रोफेशन के अंदर जाना पसंद करेगा। सूर्य को यदि हम देखें तो सूर्य ग्रहों के राजा है, वहां पर एक रिस्पेक्ट की बात करते हैं, और डॉक्टर्स के प्रोफेशन के अंदर भी हम रिस्पेक्ट की बात करते हैं। शनि, शनि से हम रोग की बात करते हैं। तो शनि और सूर्य का जब कंजंक्शन होएगा तो जो है एक मेडिकल प्रोफेशन की बात करते हैं। अब सूर्य जो है वो सरकार भी है, एक किसी भी एंटिटी का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, कहीं पर भी जब हम हेड की बात करते हैं तो सूर्य है। तो जब हम सूर्य को देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो सरकार से संबंधित कार्यों के अंदर भी सफलता मिलती है। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, या फिर गवर्नमेंट के अंदर भी हायर पोजीशंस हैं, या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हायर पोजीशंस हैं तो वो हम सूर्य से देखते हैं। सूर्य जो है एक क्योंकि वो राजा है तो उनको एक जेनरस होना चाहिए, तो वो जो है सबको समान दृष्टि से देखते हैं। तो जब हम पब्लिक सर्विसेज की बात करते हैं तो वहां पर भी सूर्य का रोल आ जाता है। तो जब हम सूर्य से संबंध बनाते हैं तो हम इन एरियाज को एक्सप्लोर करें तो यहाँ पर सक्सेस मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दूसरे प्लेनेट की बात करते हैं, मून। मून क्या है? मून लिक्विड, एक फ्लो है। मून, मून जो है भोजन है। मून से हम कुक को देखते हैं, मून से हम समुद्र को देखते हैं, शिपिंग को देखते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को देखते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट को इसलिए देखते हैं क्योंकि मून से हम जल, पानी को देखते हैं, समुद्र को देखते हैं, और उसके साथ ही हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट को भी देखते हैं। हम फ्लो को देखते हैं, फ्लो ऑफ मनी को देखते हैं। हम लोग जब मून की बात करते हैं तो हम ट्रैवल इंडस्ट्री की बात करते हैं, हम ट्रैवल में जा सकते हैं जब हम मून से कनेक्ट करते हैं। मून जो है एक मन की स्थिति है, तो जब हम मून देखते हैं तो हम इमोशंस की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम साइकोलॉजी का फील्ड पिक कर सकते हैं। मून एस्ट्रोलॉजी को भी बताता है क्योंकि हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं लोगों के साथ। हम जब हम मून की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर को देखते हैं, हम लोग डेयरी प्रोडक्ट्स को देखते हैं, एनिमल फीडिंग को देखते हैं, ग्रोसरी शॉप को देखते हैं, नर्सिंग को देखते हैं, कंपाउंडर को देखते हैं, वाइन शॉप को देखते हैं, केमिस्ट्री, केमिकल्स, कल्टीवेशन, गार्डनिंग। हम इन सारे एरियाज को एक्सप्लोर कर सकते हैं यदि हमारा चंद्रमा का संबंध बनता है शनि के साथ या फिर 10वें भाव के स्वामी के साथ। स्पेशली जब हम कल्टीवेशन या गार्डनिंग की बात करते हैं तो वहां पर हम मरकरी को भी ऐड कर देते हैं। मरकरी भी ग्रीनरी का जो है एक सिग्निफिकेटर है, जहां पर हम मरकरी को देखते हैं। तो जब मरकरी का और मून का कनेक्शन हो जाता है और उसका कनेक्शन होता है हमारे कर्म कारका के साथ, तो वहां पर एक बहुत अच्छा जो है एक संबंध बनता है, जब हम कमर्शियल लेवल के ऊपर हम गार्डनिंग को या कल्टीवेशन को देख सकते हैं। वहीं पर यदि मून जो है बुध की राशि जो वर्गो है, जो कि काल पुरुष कुंडली के अंदर छठा भाव है, जो कि सर्विस का भाव है, अगर वहां पर मून स्थित है तो वहां पर नर्सिंग या कंपाउंडर की बात करते हैं, जहां पर हम लोग ये देखते हैं कि ये सर्विस दे पाएंगे। इसी तरीके से मून को यदि हम मरकरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो हमारा हम ये देखते हैं कि अगर ये अच्छे भावों में स्थित है, ये अच्छा है, तो विनोदी प्रवृत्ति का होता है। और यहीं पर हम जब वीनस को कनेक्ट कर देते हैं तो वीनस क्या है कि एक्सप्रेशन है, डायलॉग डिलीवरी है। तो आज के समय में स्टैंड अप कॉमेडी है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोफेशन बनते चले जा रहा है। तो स्टैंड अप कॉमेडियन भी बन सकता है। और जब हम ऑनलाइन स्टैंड अप कॉमेडियन की बात करते हैं तो वहां पर राहु का कनेक्शन भी आ जाता है। अगला हम प्लेनेट उठाते हैं, तो अगला है मार्स। मार्स क्या है? मार्स एनर्जी है। मार्स हम भूमि पुत्र के रूप में हम मार्स को देखते हैं, मंगल को देखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सारे लैंड रिलेटेड एक्टिविटीज जिसके अंदर बिल्डर या कंस्ट्रक्शन भी आ जाता है, वो हम मार्स से देखते हैं। मार्स से हम इंजीनियरिंग या टेक्निकल एजुकेशन या मशीन्स, इन सबको भी मार्स से देखा जाता है।
मार्स जो है वो मैथमेटिशियन भी है, मार्स पुलिस भी है, मार्स आर्मी भी है। यहां तक कि हम ये कहते हैं कि सारे यूनिफॉर्म्ड फोर्सेस इंक्लूडिंग गार्ड्स, आज की डेट में हम देखते हैं गार्ड्स को भी डिप्लॉय करने के लिए बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जी फोर्स जो गार्ड की जो एक बहुत बड़ी कंपनी है, ये भी जो है कंपनी है जो मार्स से देखी जाएगी। इसी तरीके से स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज वो भी मार्स से देखी जाती हैं। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, यहाँ पर राहु का भी रोल आ जाता है, तो राहु और मार्स को हमारे को एक साथ देख लेना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो है वहां पर मार्स का रोल आ जाता है। मार्स जो है वो हीट जनरेट, मतलब मार्स जो है वो गर्म प्लेनेट है, तो जो भी हीट जनरेटेड इंडस्ट्रीज है, यहाँ तक कि भट्टा, उसको भी हम मार्स से देखते हैं। सर्जन या सर्जरी जो होती है वो भी हम मार्स से देखते हैं। मैकेनिक है, माइनिंग है, पोर्टर है, एमिनेशन इंडस्ट्री, मार्स अपने आप में ब्लास्ट करता है। तो जितनी भी एमिनेशन इंडस्ट्रीज है, जहां पर हम टैंक्स, गन्स, एरोप्लेन्स इन सब की बात करते हैं, तो वो भी मार्स के परव्यू में आती है। बुचर है, केमिकल लैब्स हैं, ये सब मार्स के एरिया में आता है। मार्स को, अब क्योंकि मार्स मशीन है, अब मार्स के साथ जब हम वीनस का कंजंक्शन हो जाए चार्ट के अंदर, तो वीनस अपने आप में सुंदरता है। जब मार्स मशीन है और सुंदरता है, तो गैजेट्स जितने भी आज के समय में देख रहे हैं हम लोग, सब गैजेट्स, मार्स और वीनस का कंजंक्शन होता है तो गैजेट्स का रोल आ जाता है। मार्स और सूर्य, क्योंकि सूर्य हमने जैसे पहले बताया कि वो डॉक्टर्स की प्रोफेशन की या मेडिकल प्रोफेशन की बात करता है, अब उसके अंदर स्पेशलिटी है सर्जन, क्योंकि मार्स सर्जरी है, तो मार्स और सन जहां पर इन्वॉल्व हो जाएंगे वहां पर सर्जन आ जाते हैं। मार्स और शनि इंजीनियरिंग को देता है, मार्स और मरकरी भी इंजीनियरिंग और मैथमेटिशियन के अंदर स्पेशलाइजेशन को देता है। मार्स और राहु इलेक्ट्रिसिटी, जैसे हमने बताया। मार्स, मून और जुपिटर, मार्स देखिए, मार्स अग्नि है, जब हम अग्नि की बात करते हैं तो हम किचन की बात करते हैं, हमने वास्तु में भी देखा है कि मार्स जो है वो किचन की बात करता है। तो मार्स अग्नि है, मून फूड है, जुपिटर संस्थान है। तो अगर हम इनकी बात करें तो रेस्टोरेंट्स, रेस्टोरेंट्स हमारे इन तीन प्लैनेट्स के कंजंक्शन से बन जाते हैं। अगले प्लैनेट की तरफ जाते हैं तो मरकरी, मरकरी क्या है? मरकरी बिहेवियर है। मरकरी के लोग जो जब हम मरकरी की बात करते हैं तो हम लोग ये बोलते हैं कि ऐसे लोग बहुत अच्छे स्पीकर हो सकते हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर है। मरकरी जो है बड़े बड़े फार्म्स की बात करता है, खेत खलियान हरियाली की बात करता है। मरकरी जो है मैथमेटिक्स की कैलकुलेशंस की बात करता है। मरकरी ट्रेडर है, व्यापार है। मरकरी बैंकिंग है। अब हमने पहले भी जब बताया मरकरी के बारे में, डिस्क्रिमिनेटिव एबिलिटीज के बारे में बताया, बिहेवियरल स्किल्स के बारे में बताया, पब्लिक डीलिंग के बारे में बताया, तो इस तरह की एबिलिटीज जो होती हैं मरकरी, वो कंपनियों के अंदर एचआर डिपार्टमेंट की बात करता है। तो सॉफ्ट स्पोकन होते हैं ये लोग, तो एचआर डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे से फिट हो जाते हैं मरकरी वाले लोग। फिर कॉमर्स या अकाउंट्स रिलेटेड प्रोफेशन होते हैं, वो भी मरकरी के दायरे में आते हैं, जिसमें सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यू, इस तरह के जो प्रोफेशन होते हैं। पर सीए का काम जो है, अब इसके अंदर जैसे कि मैं खुद भी सीए हूँ, तो यहाँ पर हम सुबह से शाम तक फिगर्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो हमारे दिमाग का इन्वॉल्वमेंट जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। जब हम सारा दिन फिगर्स के साथ डील करते हैं, तो जैसे ही हम लोग मरकरी और फिगर्स की बात करते हैं, तो वहां पर मून भी आ जाता है। तो सीए के लिए मून का इन्वॉल्वमेंट भी आ जाता है। मरकरी को अगर हम देखें तो ड्राफ्टमैन, पब्लिशर, प्रिंटिंग प्रेस, जर्नलिज्म, तो इन सब एरियाज के अंदर भी मरकरी का बहुत बड़ा रोल होता है। मरकरी जो है वो ब्रोकरेज या कमीशन की बात करता है। तो जब भी हम किसी भी एरिया के अंदर हम देखते हैं कि वो ब्रोकरेज है, कमीशन ले रहा है, तो अब जैसे लैंड, तो लैंड ब्रोकर है, या फिर लैंड के जो कमीशन एजेंट्स हैं, वहां पर मार्स का इन्वॉल्वमेंट आ गया, क्योंकि मार्स लैंड है और मरकरी जो है वो ब्रोकरेज है। तो जब भी मार्स और मरकरी का कंजंक्शन होता है, तो वो लैंड की ब्रोकरेज का जो है वो उस एरिया के अंदर चांसेस होते हैं कि वो अपना करियर बिल्ड कर पाए। जहाँ तक इसके बाद एस्ट्रोलॉजी है, बुक स्टॉल्स हैं, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन का बिजनेस जो है वो मरकरी के थ्रू हो सकता है, आर्किटेक्चर भी हो सकता है। वहीं पर मरकरी जो है जब केतु के साथ कंजंक्ट हो जाए, केतु जो है वो बारीकियों में छोटी छोटी चीजों तक जाने की क्षमता रखता है, हर चीज का को इंटरनलाइज करता है, तो बारीकियों को तरफ जाता है। और मरकरी जो है वो इस तरह की प्रोफेशन, अकाउंटिंग प्रोफेशन की बात करता है, या फिर जो है जर्नलिज्म, प्रिंटिंग प्रेस की बात करता है। तो जब हम इन दोनों को कंजंक्शन देखते हैं, तो इस तरह के लोग या तो ऑडिटर बन सकते हैं या फिर एडिटर बन सकते हैं।
तो मरकरी केतु का कंजंक्शन ऑडिटर या एडिटर को भी प्रदर्शित करता है। मरकरी मार्स, जैसे मैंने बताया कि वो लैंड ब्रोकर हो सकते हैं, कमीशन एजेंट हो सकते हैं। मरकरी वीनस के लोग आर्किटेक्चर में बहुत अच्छे जा सकते हैं। वीनस डिजाइन की बात करता है। मरकरी वीनस के लोग, अब वीनस क्या है? धन है, और मरकरी क्या है? ब्रोकरेज है, कमीशन है। और यहाँ पर मरकरी और वीनस मनी लेंडिंग, जो ब्याज के ऊपर जो पैसा देते हैं, वो लोग भी जो है मरकरी वीनस से हम देख सकते हैं। वहीं पर मरकरी मून और शनि का जब संयोग बनता है, तो हम सीए और आईसीडब्ल्यू को भी, इसी प्रोफेशन को भी इन्हीं कंजंक्शन के थ्रू देखते हैं। अगला प्लेनेट है हमारा जुपिटर, गुरु। तो जैसे ही हमारे दिमाग में गुरु की बात आती है, हमारे दिमाग में आता है कि एक सम्मानित और प्रतिष्ठित व्यक्ति जो किसी को गाइड कर सकता है, जो एक मेंटर का रोल प्ले कर सकता है, जो एडवाइजरी के रोल में जा सकता है, जो एक हायर पोजीशंस जो होती हैं वो हम गुरु से देखते हैं, मैनेजरियल पोजीशंस को हम गुरु से देखते हैं। तो एमबीएस जो है वो भी गुरु होते हैं। जैसे ही इनके साथ राहु जुड़ता है तो हम फॉरेन डेलीगेट्स की बात करते हैं, तो वो गुरु और राहु से देख लेते हैं। जितने भी टीचिंग रिलेटेड प्रोफेशन है वो हम गुरु से देखते हैं। एजुकेशन हम गुरु से देखते हैं। जब फाइनेंस को देखते हैं तो भी हम गुरु से देख सकते हैं। बैंक में जो, अब बैंकिंग क्या है? मरकरी है। बैंक की मैनेजमेंट है, वो हम गुरु से देखते हैं। तो गुरु मरकरी बैंक की मैनेजमेंट हो जाती है। इंश्योरेंस को हम गुरु से देखते हैं। योगा टीचर्स, इसको भी हम गुरु से देखते हैं। और कमर्शियल ट्रैवलिंग को भी हम गुरु से देखते हैं, और फाइनेंशियल डीलिंग्स को भी। अब आईएएस, आईपीएस और आईआरएस और आईएफएस ऑफिसर्स, जैसे आईएएस है, ये तो सीधा सीधा गुरु के परव्यू में आता है। अब यहीं पर आईपीएस की जब हम बात करते हैं, तो ये जो है पुलिस की, या फिर हम लोग यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं। यहाँ पर मार्स का रोल है, क्योंकि सारे के सारे जो यूनिफॉर्म वाले जो फोर्सेस हैं वो सब मार्स के परव्यू में आते हैं। तो आईपीएस के लिए जुपिटर का और मार्स का कंजंक्शन होना चाहिए। इसी तरीके से वीनस जो है वो धन की बात करते हैं, तो रेवेन्यू, तो आईआरएस में जुपिटर का वीनस के साथ कंजंक्शन होना चाहिए। इसी तरीके से आईएफएस है, जहां पर फॉरेन सर्विसेज है, वहां पर गुरु का राहु के साथ कंजंक्शन होना चाहिए। जब इस तरह के कंजंक्शन जो है वो अच्छी जगह पर होते हैं चार्ट में, तो यहाँ पर सूर्य भी जब इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो एक बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस की जब हम बात करते हैं, तो इस तरह के रोल्स हम चार्ट के अंदर इन कंजंक्शंस के थ्रू देख सकते हैं। अब जुपिटर जो है वो गोल्ड भी है, और मरकरी जो है वो ट्रेडिंग है। तो जुपिटर और मरकरी का कंजंक्शन गोल्ड की ट्रेडिंग भी देता है। और यहीं पर जब हम जुपिटर की बात करते हैं, तो हम इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, और मरकरी जो है वो एजेंट है। तो तो जुपिटर और मरकरी का कंजंक्शन हमारा इंश्योरेंस एजेंट की भी बात करता है। तो इस तरह के लोग जो जुपिटर मरकरी का कंजंक्शन लेके बैठे हैं, वो इंश्योरेंस एजेंट्स भी बन सकते हैं। तो ये गुरु के बारे में हमने बताया। इसके बाद हम चलते हैं वीनस के ऊपर। वीनस के बारे में जब हम बात करते हैं, तो वीनस क्या है? वीनस धन है। वीनस ब्यूटी है। हर चीज, हर सुंदर चीज वीनस है। वीनस जो है स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। हर ब्यूटी प्रोडक्ट या ब्यूटी सर्विसेज सब वीनस के अंदर आता है। आज के समय में हम देखते हैं कि काया स्किन क्लिनिक, लैक्मे, इस तरह की सर्विसेज देते हैं, जो, या फिर ब्यूटी पार्लर्स, इस तरह की जो सर्विसेज देते हैं, यहाँ पर वीनस का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये जो है सुंदरता को बढ़ाने के काम कर रहे हैं। हम परफ्यूम्स, डिओड्रेंट्स, क्लोथिंग, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ब्यूटी क्रीम्स, या फिर स्त्रियों के हर तरीके के प्रोडक्ट्स जो उनको सुंदर बनाने में काम, जो कि शाइन या ग्लो क्रिएट करते हैं, यहाँ तक कि जो स्किन की ग्लो होती है वो भी हम वीनस से देखते हैं। म्यूजिशियंस, डांसर्स, पोएट्स, एरोबिक्स, ये सब जो है वो वीनस के परव्यू में आता है। वीनस जूसेस या ड्रिंक्स का भी कारक है। जो वीनस से प्रभावित व्यक्ति होते हैं, वो लोग इस तरह के ड्रिंक्स को या जूसेस को ज्यादा पसंद करते हैं। वीनस जो है वो लग्जरी प्रोडक्ट्स का भी कारक है। जब हम ब्रांडिंग की बात करते हैं, तो भी जो अच्छे ब्रांड्स होते हैं, जो वीनस प्रभावित व्यक्ति होते हैं, वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स का यूज करना ज्यादा पसंद करते हैं। वीनस धन है, वीनस आर्ट है, आर्टिस्टिक चीजें, मतलब यहाँ पर चंद्रम का भी रोल आ जाता है। डायमंड है, तो वीनस डायमंड को भी पसंद करता है। वीनस वाइन्स है। अच्छा, व्हीकल्स, जो जितने भी जो है वाहन है, उनका कारक वीनस होता है। लग्जरी होटल्स, मैरिज हॉल्स, बैंकेट्स, फ्लावर वेसेस,
अच्छा, वीनस जो है वो आर्टिफिशियल स्वीटनर है। गुरु को हम जो है नेचुरल स्वीटनर बोलते हैं, तो वीनस को आर्टिफिशियल स्वीटनर बोलते हैं। तो जितनी भी मिठाइयों की दुकान है, अब यहाँ पर गुरु और वीनस है, तो गुरु संस्थान है और वीनस जो है वो आर्टिफिशियल स्वीटनर है। तो जितने भी मिठाइयों की दुकान है वो सब हम वीनस से देखेंगे। वीनस जो है फ्लैट्स का भी कारक है। लैंड के लिए हम लोग मार्स को देखते हैं, लेकिन फ्लैट्स के लिए हम लोग वीनस को देखते हैं। सिनेमा हाउस, अम्यूजमेंट पार्क्स, डेकोरेशन मटेरियल, मोती, पर्ल, ये सब वीनस के अंदर आते हैं। वीनस के अंदर जब वीनस के साथ हम जब अलग-अलग प्लैनेट्स का कंजंक्शन जब होता है, जैसे जब हम वीनस के साथ मरकरी ऐड कर देते हैं, तो जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, उनकी जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं, क्योंकि मरकरी ट्रेडिंग है, तो वीनस जो है वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स है। तो जब इनका कंजंक्शन होता है, तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग हो जाती है। वीनस और मून का कंजंक्शन है, तो आर्टिस्टिक्स। जब वीनस, मून और मरकरी का है, देखिए वीनस क्या है? वीनस हमारे को एक्सप्रेशंस, स्केचिंग, डायलॉग डिलीवरी, इसकी बात करता है। तो यहाँ पर जब हम वीनस, मून और मरकरी को देखते हैं, तो एक्टिंग हम देख पाते हैं। तो जितने भी एक्टर्स हैं, उनकी कुंडलियों के अंदर कहीं ना कहीं हम अगर देखें, तो हमें ये कनेक्शन मिल सकते हैं वीनस, मून और मरकरी का। वीनस और मून इंपोर्टेड ब्रांड्स को भी प्रदर्शित करते हैं। आगे हम चलते हैं, तो हम शनि की बात करते हैं। शनि खुद से क्या है? जैसे कि हमने देखा कि शनि जो है, हम जानते हैं कि शनि कर्म कारक का है, शनि न्याय के देवता है। तो जितनी भी जुडिशरी है, वो सब जो है वो शनि के अंडर आती है। और साथ ही साथ जितनी भी लेबर क्लास है, जो लो पेड वर्कर्स है, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, धोबी है, मोची हैं, साफ सफाई करने वाले हैं, ये सब जो है लो पेड जॉब्स हैं, ये सब शनि देव के प्रभाव में आती हैं। यहीं पर हम अगर देखें तो माइंस हैं, स्टोरेज है। अच्छा, शनि क्या है? स्टोरेज है। अब आज के समय में स्टोरेज अपने आप में एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है। आई एम नॉट श्योर, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अगर सुना हो, तो जैसे एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है आयरन माउंटेन। आयरन माउंटेन का काम है कि जो वो कंपनियों के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करती है, उनके डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करती है। उनके पास अपने सिस्टम है, अपने लॉकर्स हैं, अपना जो है वो क्या करते हैं कि बड़े-बड़े उनके पास रैक्स हैं, बड़े-बड़े संस्थान हैं। तो वहाँ पर जो है वो रिकॉर्ड कीपिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा बिज़नेस है। ये सब शनि के यहाँ पर शनि को यदि हम राहु के साथ जब हम जोड़ के देखते हैं, तो राहु क्या है? हर चीज़ को बहुत ज़्यादा बड़ा बना देता है। हम किसी एक आप इमेजिन कीजिए एक बहुत बड़े वेयर हाउस के अंदर खड़े हुए, जहाँ दूर-दूर तक बिन्स बने हुए हैं। ये सब राहु और शनि के प्रभाव से हम देख पाते हैं। वहाँ पर उनके पास प्रबंध होते हैं कि वो आग से भी बचाते हैं आपके रिकॉर्ड्स को, वो फ्लड से भी बचाते हैं। ऐसे एरियाज़ के अंदर एस्टेब्लिश करते हैं अपने बड़े-बड़े वेयर हाउस, जहाँ पर वो प्रोटेक्शन देते हैं। तो ये सब शनि के दायरे में आता है। वेयर हाउसिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा बिज़नेस है, तो वो भी सब शनि है। उसके बाद स्क्रैप डीलर्स, ड्रग स्टोर्स, पाम, टी, टोबैको, कैरी बैग्स, कंटेनर्स, डस्टबिन, बैग, फॉरेन लैंग्वेजेस, ये सब शनि के दायरे में आता है। अब शनि राहु, जैसे मैंने बताया आपको, राहु हर चीज को बहुत ज्यादा एक्सप्लोड कर देता है, बहुत बड़ा बना देता है, और शनि के साथ जब कंजंक्ट करता है, तो वो बिग स्टोरेज हाउस या वेयर हाउसेस की बात करता है। शनि केतु, अब मैं फिर से वही बात कह रहा हूँ कि हम लोग बाकी सिग्निफिकेटर्स की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे केतु, शनि केतु अगर देखा जाए तो प्रोफेशन को ब्रेक करने की बात करते हैं, क्योंकि केतु मुक्ति है। लेकिन यदि हम इनके ही जोन में चले जाते हैं, शनि केतु के जोन में चले जाएं, तो हम उनके दुष्प्रभावों से बच पाते हैं और हम लोग इस एरिया में सक्सेस हो पाते हैं। जैसे शनि केतु हमें स्क्रैप डीलर की कबाड़ी का काम, अगर जिस व्यक्ति के चार्ट के अंदर शनि केतु है, वो या तो कोई छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स को पिक कर ले या फिर कबाड़ी का काम कर ले। केतु जो है वो फटेहाल तक पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। तो यहीं पर अगर वो इसी को अपना बिजनेस बना ले, तो इस बिजनेस के अंदर ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। शनि और मरकरी, अब मैंने बताया कि शनि जो है इन चीजों को कारक है, जैसे चाय, तंबाकू, कैरी बैग्स, कंटेनर, डस्टबिन, बैग्स। अभी इन सब चीजों में ट्रेडिंग शुरू हो जाए, तो वो शनि की मरकरी जहां पर कंजंक्शन है, तो वो इन चीजों की ट्रेडिंग कर सकते हैं। शनि और जुपिटर जज जज बनते हैं जो लोग, वो शनि और जुपिटर का जो है संबंध वहां पर देखने को मिलता है। अगला है राहु। राहु, जैसे ही राहु हमारे दिमाग में आता है, हमारे दिमाग में आता है विदेश, फॉरेन कंट्री, गोल चीजें, टायर,
डिजिटल मीडिया, आज का समय अगर आप देखो तो डिजिटल मीडिया का समय है, जो सोशल मीडिया का समय है, जहां पर लोग यूट्यूब पर आना पसंद करते हैं। अगर आप बड़ी बड़ी कंपनी में देखोगे तो आज के समय में, और स्पेशली जब हम कोविड की बात करते हैं, तो इस समय में सब लोगों ने डिजिटली मीटिंग्स करना शुरू कर दिया। अभी ये हमारे को हमारा जो है स्टाइल ऑफ वर्किंग ऑल टुगेदर चेंज हो गया है। तो राहु जो है हमारी वर्किंग के अंदर इनबिल्ट है, राइट? तो अब यूट्यूबर्स को अगर आप देखो, फिल्म्स को देखो, जहां पर छाया की बात करते हैं हम शैडो की बात करते हैं, तो वहां पर राहु का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। फोटोग्राफी, वो भी राहु है। फॉरेन ट्रेड, जब हम फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं तो वहां पर मरकरी भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो मरकरी और राहु फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं। सिगरेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, गैस, पेट्रोल, हर पॉइजनिंग। अब राहु एक सर्प का मुख है, तो हर जहरीली चीजें, पॉइजन, वो सब राहु से देखा जाता है। पॉइजन को हम मेडिसिन के अंदर भी काफी इस्तेमाल करते हैं। झाड़ू, अम्ब्रेला, हर चीज को ढक देता है, अम्ब्रेला। बिग वेसल्स, कर्टेन्स, कर्टेन्स भी राहु से देखे जाते हैं। तो इन एरियाज के अंदर ट्रेडिंग करनी है, इन एरियाज के अंदर करियर बनाना है, तो राहु का इन्वॉल्वमेंट अपने आप आ जाता है। और हमारा आखिरी जो प्लेनेट है वो हमारा केतु है। जो हम लंबी, पतली, नुकीली चीजें जो है वो हम केतु से देखते हैं, जैसे कि सुई धागा, ये हमारा केतु है। और लेकिन एक बात ध्यान रखने की है, जो सुई के पीछे जो होल होता है वो राहु है। अब हम जानते ही हैं कि जो चीज केतु शुरू करते हैं वो राहु खत्म करते हैं, जो राहु चीज शुरू करते हैं वो केतु तक खत्म हो जाती है। तो उसी तरीके से सुई को देखिए, सुई जो है आगे केतु है, जो उसकी नोक है, और पीछे राहु है, यानी कि जो होल है, राइट? तो सुई धागा हमारा जो है वो केतु के थ्रू आता है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जितने भी दर्जी हैं, राइट, वो सब केतु के परव्यू में आ गए। ठीक है, उसके बाद कैंची है, काटने वाली है, योग है, योग, योग से संबंधित जितने भी संस्थान है, यहाँ पर जुपिटर और केतु योग से संबंधित संस्थानों की बात करते हैं। आयुर्वेद संस्थान, जहां पर हम मेडिटेशन सिखाते हैं या मेडिटेशन सीखते हैं, ये सब केतु और जुपिटर के कंजंक्शन से हम देख पाते हैं। लॉयर्स, जब हम लॉ की बात करते हैं तो वहां पर भी केतु का इन्वॉल्वमेंट है। एस्ट्रोलॉजर, केतु का बेसिक बेसिक जो एक सिग्निफिकेटर है वो एस्ट्रोलॉजी। तो केतु एस्ट्रोलॉजी, जो केतु से संबंधित व्यक्ति हैं वो एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छी कर पाते हैं, फिलोसफी बहुत अच्छी करते हैं। अब यदि हम केतु के एरियाज को पिक करते हैं, तो केतु एक ध्वज भी है। तो उस दिशा के अंदर हमें ध्वज के समान सफलता भी प्राप्त होती है यदि हम केतु की दिशा में जाते हैं। ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग भी केतु है, रस्सियां, रोप्स, केबल्स, प्रीस्ट, हीलर। अगर हीलर, हीलर भी मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा एरिया है। जब हम रेकी हीलिंग की बात करते हैं, प्राणिक हीलिंग की बात करते हैं, जब हम किसी को एनर्जीज के थ्रू हील कर पाते हैं, उसके रोगों से मुक्ति हो जाती है, तो हीलिंग भी केतु के परव्यू में आता है। हर्बल डीलर्स, तो टाइल्स, टेलर्स, पावर लूम, स्टेयरकेस, ये सब केतु के परव्यू में आता है। तो क्योंकि हमने देखा कि केतु आयुर्वेद है और सन क्या है, सन जो है वो मेडिकल प्रोफेशन है, तो केतु सन वाले जो लोग होते हैं वो आयुर्वेद के अंदर अपना मेडिकल प्रोफेशन यानी आयुर्वेदा डॉक्टर्स भी बन सकते हैं। और उसी तरीके से केतु और जुपिटर जो है वो हीलिंग या मेडिटेशन सेंटर्स को भी जो है वो उस एरिया में अपना करियर बना सकते हैं। तो हमने ये देखा कि हमारा जो प्लैनेट्स हैं वो हमारे को कैसे इंडिकेट करते हैं कि हम इन प्रोफेशन के अंदर अपना करियर बना सकते हैं। हम फिर वही बात बोलते हैं कि हम पिक एंड चूज ना करके हम पूरे चार्ट को हम देखेंगे, तो ही हम लोग अच्छे से बता पाएंगे कि कौन सा करियर चूज करना चाहिए। लेकिन ये इंडिकेटिव चीजें हैं जो हमारे को समझ लेनी चाहिए जब हम प्लैनेट्स के कंजंक्शन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर हमने बताया कि प्लैनेट्स के कंजंक्शन हमारे 10वें भाव के स्वामी के साथ या शनि के साथ जब बने हो, उनके साथ संबंध बना हो, तो हम कौन से एरियाज को पिक कर सकते हैं। हमारे लिए ये बताना भी एक मतलब फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस मुझे लगता है कि ये बताना भी उचित है कि 10वें भाव के अंदर यदि प्लैनेट्स सिचुएटेड है। अब क्योंकि हम 10वें भाव के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये अधूरा रह जाएगा अगर हम ये नहीं बताएंगे कि 10वें भाव के अंदर अगर प्लैनेट बैठा हो तो वो कैसा प्रभाव देता है। तो जैसे अगर हम ये बताते हैं कि सूर्य है, सूर्य यदि 10वें भाव में है, मैं फिर बता रहा हूं कि हम एक इंडिकेटिव बात कर रहे हैं कि सूर्य का प्रभाव
10वें भाव में कैसा है या फिर प्लैनेट्स का प्रभाव 10वें भाव में कैसा है, हमें इसको भी जो है एक कंप्लीटनेस के रूप में देखना चाहिए कि दृष्टि कौन-सी है, राशि कौन-सी है या जो है बाकी सारे योग कैसे बने हुए हैं चार्ट के अंदर, इस बात को अच्छे तरीके से समझने के लिए। लेकिन एक अगर हमको ब्रॉडली समझना हो कि सूर्य 10वें भाव में बैठे हैं, तब चार्ट कैसा होगा कि उस समय नेटिव गवर्नमेंट के साथ डील करना पसंद करेगा। गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट लेना पसंद करता है या फिर उसको उन एरियाज़ के अंदर हेल्प मिलती है। जो सूर्य 10वें भाव में है, वो फाइनेंस से भी डील करता है। चंद्रमा 10वें भाव में है, हम जानते हैं कि चंद्रमा घटते-बढ़ते रहता है। चंद्रमा जहाँ बैठते हैं, उस भाव के कारक तत्वों को अस्थिर कर देते हैं। तो जैसे ही वो 10वें भाव में जाते हैं, 10वें भाव के जो कारक हैं, जो कि हमारे को कर्म से संबंधित है, उसको भी अस्थिर करना शुरू कर देते हैं। तो हम देखेंगे कि जैसे ही 10वें भाव में चंद्रमा होते हैं, तो वो करियर में कभी जो है नेटिव को ग्रोथ मिलती है, कभी डाउनफॉल मिलता है, कभी स्टेबल रहता है। तो चंद्रमा जो है वो घटते-बढ़ते रहते हैं। तो उसी तरीके से 10वें भाव के कारक तत्वों को भी बढ़ाते-घटाते रहते हैं। यदि मंगल 10वें भाव में है, तो फिर वही डिपेंड करता है कि वो मंगल जो है कौन-सी राशि बढ़ रही है 10वें भाव में। यदि मरकरी के साइन्स हैं, ठीक है? वहाँ पर बिहेवियरल इश्यूज़ देखेंगे हम लोग वर्क प्लेस के ऊपर। कैप्रिकॉर्न है, जहाँ पर मंगल नीच के हो जाते हैं, वहाँ पर हम बिहेवियरल इश्यूज़ या फिर हम लोग मंगल क्योंकि नाड़ी में बॉस का भी कारक है, राइट? तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो है बॉस के साथ संबंध अच्छे नहीं है, वर्क प्लेस के ऊपर या फिर नेटिव का खुद का बिहेवियर एक बोसी टाइप का बिहेवियर हो जाता है, राइट? तो हम लोग जब मंगल को देखते हैं, तो मंगल 10वें भाव में ये भी देखते हैं कि अगर मंगल अच्छा है, अच्छी दृष्टि है, तो हम देखते हैं कि वर्क प्लेस के ऊपर नेटिव बहुत एनर्जेटिक रहता है। मतलब उसको घर में भले ही थोड़ा आराम पसंद होगा, पर नहीं, पर घर में जैसे चौथा भाव है, तो चौथे भाव के ऊपर दृष्टि होगी, तो घर में भी थोड़े-से इश्यूज़ तो रहते ही हैं। लेकिन मंगल जो है वर्क प्लेस के ऊपर भी एनर्जीज़ जो है वो क्रिएट करता है, अगर अच्छे भाव में स्थित है। दूसरी तरफ वीनस वीनस को यदि हम 10वें भाव में देखते हैं, तो हम देखते हैं कि वाइफ वर्किंग हो सकती है। जो नेटिव है अगर हम उसको देखेंगे कि उसका अगर वीनस 10वें भाव में स्थित है, तो वो कैसा होगा कि वो वर्क प्लेस के ऊपर बड़ा ऑर्गेनाइज्ड है। वीनस क्या है रिफाइनमेंट देता है, तो वो बड़ा ऑर्गेनाइज्ड रहेगा, वो अपने पेपर्स को बड़ा अच्छे से मेंटेन करके रखेगा, डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखेगा, वो साफ-सुथरा रखेगा जगह को, उसको थोड़ा सजाएगा, तो या सजाएगी, तो जो भी नेटिव होगा वो जब उसका वीनस 10वें भाव में होगा, तो इस तरह की हमारे को चीज़ें वर्क प्लेस के ऊपर देखने को मिलेंगी। जुपिटर है, जुपिटर यदि 10वें भाव में स्थित होगा, तो हम देखेंगे कि जो नेटिव है, उसकी रेपुटेशन होगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। वो एडवाइजरी के रोल में भी हो सकता है, मैनेजरियल रोल में भी होगा। उसकी रेपुटेशन जो है वो ऐसी होगी कि लोग जो है उसको फॉलो भी करेंगे। तो जुपिटर 10वें भाव के अंदर एक अच्छी रेपुटेशन प्रदान करता है। मरकरी है, मरकरी 10वें भाव में स्थित होकर कैसा प्रभाव देगा? मरकरी क्या है? बुद्धि है, इंटेलेक्ट है, तो वो वर्क प्लेस के ऊपर हमेशा एक ऐसे तरीके से काम करेगा कि छोटे में काम निबट जाए। वो बुद्धिमत्ता से अपना काम निकालने की कोशिश करेगा। मरकरी वाले लोग मार्केटिंग के अंदर भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो क्योंकि वो बिहेवियरल स्किल्स हैं, वो एचआर डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं, तो कमीशन में भी जा सकते हैं। तो मरकरी जो है 10वें भाव में इस तरह के एरियाज़ को के अंदर जो है अपना प्रभाव देता है। शनि 10वें भाव में, शनि क्या है? शनि वर्कमैन, लो पेड जॉब्स की बात करता है। तो जो लोग का शनि 10वें भाव में वो लोग जो है लो पेड वर्कर्स या वर्कर क्लास उनके साथ क्लोजली काम करते हैं। जैसे फैक्ट्री ओनर है, वो अपनी फैक्ट्री के मजदूर के साथ मिलके काम कर रहा है और उसको एक ग्रोथ पाथ मिल रहा है। शनि स्ट्रांग है तो बहुत अच्छा ग्रोथ पाथ देते हैं। तो शनि क्या है कि हार्ड वर्क देते हैं। तो जब लेबोरियस काम करता है आदमी, क्या शनि क्या है कि यदि केंद्र के अंदर स्थित है और 10वें भाव के अंदर स्थित है स्पेशली, वैसे तो जब लग्न में भी होता है तभी भी वो हार्ड वर्क करवाता है। तो शनि क्या है 10वें भाव में बहुत मेहनत करवाते हैं। राहु अगर 10वें भाव में स्थित है, तो राहु क्या है एक पर्दे का कारक है, तो वो अंदर कुछ और होता है, दिखता कुछ और है। तो वो राजनीति की भी बात करता है। राहु क्या है एक सीनियर, बहुत ज्यादा सीनियर पोजीशन, सीईओ लेवल
तक भी पहुंचा देता है। तो राहु 10वें भाव के अंदर बहुत अच्छा माना जाता है, और राहु से लोग डरते हैं जब वो 10वें भाव में होता है, तो वो उनकी बात मानते हैं। तो राहु जो है 10वें भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। केतु 10वें भाव में, वही जैसे अभी हमने बताया, केतु मुक्ति का जो है कारक है, तो 10वें भाव में करियर को ब्रेक करने के चांसेस होते हैं, अनलेस और अनटिल हम लोग इसके जोन में चले जाएं। इनका जोन क्या है? सर्विसेज, लाइक एनजीओ सेक्टर में चले जाएं, एस्ट्रोलॉजी में चले जाएं, मेडिटेशन में चले जाएं, आयुर्वेद में चले जाएं, या फिर लॉ में चले जाएं, कबाड़ी के काम में चले जाएं। इस तरह के अगर कामों में चले जाएं तो हमारे को केतु फ्लैगशिप भी दे देता है। जो है, हम लोग अगर हम ग्रहों का प्रभाव 10वें भाव पर देखें तो इस तरह से हम ब्रोडली इसको समझ सकते हैं, पर वही है कि इसका प्रभाव बदलता है विद रिस्पेक्ट टू राशि इन 10th हाउस। योगा कैसे बन रहे हैं, कैसे योग बन रहे हैं कुंडली के अंदर, और किस तरह की एस्पेक्ट्स हैं 10वें भाव के ऊपर, इसके ऊपर हमारा जो है प्रभाव बदल सकता है। पर ब्रोडली हम लोग ये बेसिक पॉइंटर्स हैं जो कि हम इससे समझ सकते हैं। अब तक हमने 3 सेगमेंट कवर कर लिए, कि जब हमने ये देखा कि बेसिक क्या है, फिर हमने ये देखा कि जो है नेटिव को क्या चूज करना चाहिए, कि बिजनेस में जाना चाहिए, प्रोफेशन में जाना चाहिए, नौकरी में जाना चाहिए। फिर हमने देखा कि ग्रहों के प्रभाव से जो है वो कौन से एरियाज को पिक कर सकता है, वो हमने समझा। अब हम ये देखते हैं कि बिसाइड्स, कि जो हमारा लास्ट सेगमेंट है, जब हम ये बोलते हैं कि बिसाइड्स कि वो उन एरियाज को पिक कर लिया, कि ठीक है नेटिव ने वो एरियाज पिक कर लिए, कि उस दिशा के अंदर काम शुरू कर दिया, अपना प्रोफेशन या जो है बिजनेस को उस एरिया के अंदर, या नौकरी को उस एरिया के अंदर बिल्ड कर लिया, बट स्टिल देयर आर इश्यूज व्हिच ही मे कम अक्रॉस ऑन अ डे टू डे बेसिस। तो वो इश्यूज क्यों आते हैं? देखिए, गोचर के अंदर ग्रहों का हम अ, लगातार परिवर्तन देखते हैं। हम ये देखते हैं कि जब भी 10वें भाव का स्वामी 10वें भाव से अपने गोचर के अंदर षडाष्टक योग बनाता है, 6-8 का संबंध बनाता है, तो करियर के अंदर, या फिर नौकरी के अंदर, या फिर व्यवसाय के अंदर हम लोगों को समस्याएं आनी शुरू हो जाती, या फिर हम देखते हैं कि चार्ट के अंदर जो है सैटर्न कैसा प्लेस्ड है। यदि सैटर्न रेट्रो है तो हम ये देखते हैं कि करियर को स्टेबल होने में बहुत प्रॉब्लम आती है। अच्छा, इसके लिए रेट्रो सैटर्न के लिए हमारे गुरुजी श्री दीपक तनेजा जी ने बहुत अच्छे ब्यूटीफुल वीडियोस बनाए हैं, और उसके ऊपर बहुत वृहद विस्तृत रूप से चर्चा की है। अगर मैं अभी रेट्रो सैटर्न के बारे में बताने लगूंगा तो शायद मैं उसको मैच नहीं कर पाऊंगा। तो मेरा ये एक सजेशन है कि आप जरूर जो है उन वीडियोस को देखें, जो दीपक सर के जो वीडियोस हैं, जो रेट्रो सैटर्न के ऊपर है। मैं खुद भी जो है उन वीडियोस से जो है काफी समझता हूँ कि उन वीडियोस से जो है हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ये समझने में मदद मिलती है कि रेट्रो सैटर्न क्या किस तरह की समस्याएं आ सकती हैं हमारे को चार्ट में, यदि सैटर्न रेट्रो होता है, और उसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। बट ब्रॉडली हमारे को ये समझ लेना चाहिए कि रेट्रो सैटर्न जो है वो करियर को डिले कर देता है, सेटलमेंट को डिले कर देता है, क्योंकि सैटर्न ये हमसे ये एक्सपेक्ट करता है कि हम पीछे जाएं, हम अपने जहां जहां पे गलतियां हुई हैं उन चीजों को रिविजिट करें, उनको सुधारें, फिर आगे आए और केयरफुली अपने करियर पाथ को आगे बढ़ाएं। इसके बाद अगला, जब हम देखते हैं कि किस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, तो हम देखते हैं कि ट्रांजिट में हमारा जो नेचुरल मैलेफिक्स है। देखिए, मैलेफिक्स 2 तरीके से हम देखते हैं। एक तो नेचुरल मैलेफिक्स है जिसमें राहु, केतु, शनि, मंगल की बात करते हैं हम, या फिर हम चार्ट स्पेसिफिक मैलेफिक्स की बात करते हैं, जब हम देखते हैं कि चार्ट में अकारक ग्रह कौन से हैं, 6, 8, 12 के स्वामी कौन से हैं। यदि हम देखते हैं कि ट्रांजिट के अंदर उनका संबंध बनता है 10वें भाव से, या 10वें भाव के स्वामी से, या फिर उनकी दृष्टि आती है, तो इस तरह तो एक हम देखते हैं कि वर्क लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। इसी तरीके से जब हम देखते हैं कि 10वें भाव का स्वामी कहीं पर जाकर डेबिलिटेटेड हो गए, राइट, गोचर के अंदर, तो प्रॉब्लम आती है। फिर मैं वही बात कहूंगा कि हमारे को पूरा चार्ट देख लेना चाहिए कि 10वें भाव की जो है पोजीशन, 10वें भाव के स्वामी की पोजीशन चार्ट के अंदर कैसी है। हम केवल गोचर के बेसिस के ऊपर रिजल्ट्स नहीं निकाल सकते, पर यह बात भी सत्य है कि जब 10वें भाव का स्वामी अपने गोचर के अंदर डेबिलिटेटेड होगा तो वहां पर समस्या आ सकती है।
इसी तरीके से शनि जब डेबिलिटेटेड होते हैं और उनका संबंध बनता है 10वें भाव के स्वामी के साथ, तो भी जो है यहाँ पर प्रॉब्लम आने के चांसेस होते हैं। इसी तरीके से जब भी शनि के ऊपर जो है मेलेफिक्स का एस्पेक्ट आता है या उनका रिलेशन जब मेलेफिक्स के साथ बनता है, तो भी जो है और उनका रिलेशन जो है हमारे 10वें भाव के साथ बनता है, तो भी जो है इस तरह की समस्याएँ आ सकती हैं। तो हमारा सजेशन यही होता है कि क्योंकि ये गोचर है और गोचर जो है एक मौसम की तरह होता है, हमारे को अच्छा समय भी देखने को मिलता है, बुरा समय भी देखने को मिलता है। तो हम यही एडवाइस करते हैं कि हमारे को जो है ज़्यादा इस बारे में ना सोचकर हमारे को वो समय जो है वो शांति से व्यतीत कर लेना चाहिए। हमारे को जो है इंतज़ार करना चाहिए कि वो समय निकल जाए, हमारे को ज़्यादा रिस्क नहीं लेने चाहिए, हमारे को ज़्यादा जो है ऐसे एरियाज़ में नहीं जाना चाहिए जो एरियाज़ हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं और उन ग्रहों की हमें रेमेडीज़ कर लेनी चाहिए, जिन ग्रहों की वजह से हमारे को समस्याएँ हो रही हैं। तो इस तरीके से हम लोग उन इश्यूज़ जो हमारे को डे टू डे बेसिस पर वर्क लाइफ में आते हैं, हम उन इश्यूज़ से हम डील कर पाते हैं। तो सर ये हमारा जो है आज विषय था, मुझे उम्मीद है कि मैंने इस विषय के साथ मैं जस्टिस कर पाया हूँ। मैं जो है इस विषय को मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज़ को मैं एड्रेस कर पाऊँ। तो मैं इस विषय को जो है मैंने पिक किया और जो है उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। बहुत बहुत बढ़िया। आई थिंक मोर देन एन एक्सेलेंट वीडियो। सच बोलूं तो जब बहुत पुराने वीडियोस की तरफ मैं झांक के देखता हूँ तो मेरे पुराने वीडियोस में इसी तरह से बहुत डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस रहती हैं। दर्शकों की ही डिमांड रहती है छोटे वीडियो बनाओ, छोटे वीडियो बनाओ। छोटे वीडियोस में जनरली कुछ होता ही नहीं है, तो बड़े वीडियोस में काफी अच्छे से कोई भी प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाता है। एक ऐसा वीडियो सच में बहुत ही अद्भुत वीडियो। और इस सीरीज में मैंने अभी तक जितने वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं, सारे के सारे स्टूडेंट्स ने उस तरह के वीडियोस बनाए हैं जो आज किसी भी बड़े ज्योतिष के लेवल की बात करें। कुमार के 3 वीडियोस की सीरीज आएगी, आप देखेंगे अद्भुत। और इसी तरह से हमारे एक और स्टूडेंट हैं उषा जी, उनका एजुकेशन पे जो वीडियो है बहुत ही श्रेष्ठ है। और बड़े सारे और वीडियोस हैं जो अभी आपको देखने को मिलेंगे उसी सीरीज में। आज ललित जी ने एक अद्भुत अद्भुत मोर देन एक्सेप्शनली गुड वीडियो, मैं बोलूंगा बहुत अच्छा वीडियो है। हम प्रयास करते हैं कि हमेशा अच्छे से अच्छा समाज और देश के लिए कर पाए। ये सारा की सारी हमारी टीम इसी भावना से, सब अच्छी भाव से ही सारे कार्य कर रही है। ललित जी, आपने अपना मोबाइल नंबर कहीं नहीं बताया, कृपया करके सबको बता दीजिए प्लीज कि आपका मोबाइल नंबर क्या है। जी हाँ, जी सर। सर मेरा मोबाइल नंबर 8745016521 है। मेरा नाम ललित नारंग है। मैं हमेशा जो है कोशिश करता हूँ कि जो भी मुझसे संपर्क करता है, मैं उसकी मदद कर पाऊँ। पर सर मुझे लगता है कि अभी जो है आप यू आर द बेस्ट गाइड, मेंटर जो लोगों की मदद कर पाएँ। तो मैं फिर भी यही प्रेफ़र करूँगा कि सर जो है आपसे संपर्क करें लोग। पर यदि किसी को लगता है कि नहीं ठीक है, मतलब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनानी है, तो मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा नंबर 8745016521 है। धन्यवाद। नहीं नहीं, आप बहुत योग्य हैं। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं बोलूंगा नहीं, आप आज किसी की भी सहायता करने में पूरी तरह से योग्यता रखते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगला जो आपका मेडिकल पे जब वीडियो आएगा वो भी एक विस्फोटक वीडियो होगा। तो आज सभी से ही कहूंगा कि आप डायरेक्टली ललित नारंग जी से संपर्क करें और उनसे अगर आपको कोई सहायता चाहिए आप उनसे ले सकते हैं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद।